नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। और नमस्कार आप सभी दर्शकों को, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते हैं शुरुआत, देखते हैं न्यूज हेडक्वार्टर। पहली खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश ने जहां भीषण गर्मी से राहत प्रदान की है, तो दूसरी तरफ भारी जलभराव ने दिल्ली वालों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। राजधानी में हुई तेज बारिश की वजह से नगर निगम की पोल भी खुल गई है। कई इलाकों में जलभराव है, ट्रैफिक जाम है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। ये देश की राजधानी दिल्ली है। यहाँ बारिश ने आज ऐसा रंग जमाया कि गर्मी की तपिश तो बह गई, लेकिन साथ में गाड़ियां और सड़कें सब डूब गईं। दिल्ली एनसीआर में राहत वाली बारिश तो चंद मिनट हुई, लेकिन जलभराव ने दिल्ली वालों को ऐसा पूल पार्टी का न्योता दिया कि कोई भी तैयार नहीं था। बारिश के बाद बसंत गांव और सुब्रतो पार्क से आई तस्वीरों को देखिए, जहां सड़कें तालाब बन चुकी हैं। सड़कों पर कई फीट पानी जमा है। और गाड़ियां तो बीच सड़क पर जाम में ऐसे फंसी हैं मानो डिवाइडर का रोल अदा कर रही हों। ट्रैफिक की रफ्तार ऐसी थमी कि लगता है दिल्ली की सड़कें नहीं, समंदर है। राजधानी में हर साल बारिश से यही हाल होता है। सड़कें डूबती हैं और प्रशासन वो तो बस नए वादों की नाव बनाता रहता है। गुजरात के भावनगर से आसमानी आफत ने गदर मचा दिया है। जिसने भी इस वीडियो को देखा उसका दिल दहल उठा। बिल्कुल, देखिए भावनगर की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सड़क पर समंदर उतर आया और ऐसा सैलाब आया कि इसकी जद में जो सबको बहा ले गया। रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर सैलाब का राज है। सीहोर की सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। इसकी जद में जो कुछ भी आ रहा है, पानी का तेज वेग सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। सड़क पर कार, बाइक, मिनी ट्रक, टेम्पो और ऑटो पानी में तिनके की तरह बह रहे हैं। सड़क के किनारे जो कुछ भी था सब पानी के हवाले है। गुजरात के भावनगर में बारिश ने हालात इतने बिगाड़ दिए कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। सड़क पर इतना सैलाब आया कि लोग कुछ समझ ही नहीं सके और देखते ही देखते सब कुछ बह गया। सीहोर में आई इस सैलाबी तबाही ने सिर्फ सड़कों पर तांडव नहीं मचाया, बल्कि लोगों के घरों पर भी दस्तक दे दी। सड़क के किनारे जितने घर, मकान, दुकान थे, हर जगह पानी भर गया। ये वीडियो सीहोर के खांचीवाड़ा इलाके का है, जहां हर कोई मुसीबत में फंस गया। गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में जल तांडव जारी है। देखिए, गुजरात में लगातार हो रही भारी बारिश ने रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। भारी बारिश के बाद लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। भावनगर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें आसमानी आफत का कहर बच्चों पर दिखा है। पानी की तेज धार में 50 स्कूली बच्चे फंस गए हैं। उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट में देखिए। भावनगर के रुपाओ नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और अपने घर लौट रहे मॉडर्न स्कूल के 50 छात्र बीच भंवर में फंस गए। पानी इतना ज्यादा था कि सभी बच्चे कमर तक डूब गए। बताया जा रहा है कि बस के ड्राइवर ने नदी में पानी का स्तर बढ़ता देख बस को रोक दिया और बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक आए पानी ने सभी छात्रों को घेर लिया और वो वहीं घंटों फंसे रहे। हालांकि इस दौरान बच्चों ने संयम दिखाया और पानी के बीच शांति से खड़े रहे। खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के साथ बचाव दल पहुंचा। नाव और ट्रैक्टर की मदद से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। भावनगर और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इस इलाके में अगले 24 घंटे तक बारिश होती रहेगी। अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। मानसून महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए उत्तर भारत के बाकी राज्यों में दस्तक देने वाला है। देखिए, गुजरात के हालात बिगड़े हुए हैं। चमकते दमकते गुजरात की सड़कों पर सैलाब ने कब्जा कर रखा है। आप खुद देखिए बोटाद की रिपोर्ट। गुजरात के शहर बोटाद की गलियों और सड़कों में आज सुबह से बारिश का कोहराम दिख रहा है।
आसमान के काले बादल सड़कों पर पानी की चादर बिछा रहे हैं और यहीं से हाहाकार मचा है। बुटाट की सड़क, पुल पुलिया और खेत खलिहान नजर नहीं आ रहे हैं। यहां तबाही इसलिए भी बड़ी है क्योंकि नालियां जाम है और उसका पानी भी सड़कों पर आ रहा है। गुजरात में आज बारिश का रेड अलर्ट है। राज्य के कई जिलों से हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये परेशानी एक दो दिन की नहीं है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 8 दिन तक गुजरात में बारिश होती रहेगी। बारिश का सबसे ज्यादा असर राजकोट, जामनगर और भावनगर में दिखेगा। ये तो बात हो गई गुजरात की। अब जरा बात केरल की, क्योंकि केरल में भी भारी बारिश के बाद चारों तरफ हाल बेहाल है और सूबे में पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार और भारी बारिश का साइड इफेक्ट यह है कि सूबे में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। ये कुदरत की दहाड़ है, ये आसमान से गिरती आफत का प्रमाण है। वीडियो केरल का है, जहां दिल दहलाने वाला भूस्खलन हुआ है। सड़क के किनारे मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा चंद सेकंड में भरभरा कर गिर गया। यहां से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने इस हादसे का वीडियो बनाया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। केरल के कासरगोड में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसके बाद चेरकला बेबिंजा राष्ट्रीय राजमार्ग में भूस्खलन हो गया। लैंडस्लाइड के बाद मलबा सड़क पर फैल गया, जिससे कुछ देर तक आवाजाही पर असर पड़ा। केरल में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद कई जगह से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। केरल के इडक्की और वायनाड में लैंडस्लाइड की घटना हो चुकी है। मौसम विभाग ने केरल में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इक्कीस दिन का ब्रेक लेने के बाद मानसून अब महाराष्ट्र, गुजरात पहुंच चुका है, लेकिन दक्षिण भारत में आसमान से गिर रही आफत से लोग बेहद परेशान हैं। देखिए, यहां नदियों के साथ झरनों में भी उफान है। कुछ ऐसे ही खौफनाक वीडियोस के साथ आपको कर्नाटक हम लिए चलेंगे। 60 सेकंड में इस राज्य में बारिश का हाल देखिए। लगातार हो रही बारिश नदियों में तूफान पैदा करती है, लेकिन कर्नाटक के कोडागु में झरने भी बेकाबू हो रहे हैं। घरों से लेकर खेतों में बारिश का पानी है, सड़कों पर सैलाब है और जिंदगी मुश्किलों से घिरी हुई है। कोडागु शहर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बाढ़ ने पूरे इलाके को घेर रखा है। कर्नाटक के तटीय इलाकों में बारिश से बुरा हाल है, खासकर निचले इलाकों में पानी भर चुका है। कोडागु के अलावा हासन, हवेली, मैसूर से लेकर शिवमोगा तक कुदरत ने कहर बरपाया है। कर्नाटक में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया जा चुका है। मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। जी हां, अभी तो ये देखिए शुरुआत है और देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से और हाहाकार मचने वाला है। बिल्कुल, और आपको यह भी बता दें कि मौसम विभाग ने कहां-कहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारी बारी से आपको एक एक राज्य के अलर्ट बताते हैं। जी, शुरुआत उत्तराखंड से करते हैं, जहां उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हो गया है। यहां पर नैनीताल, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। देखिए, महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट है, जिसमें अहमदनगर, कोल्हापुर, मुंबई, नासिक, पालघर, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली, सतारा, सिंधुदुर्ग और थाने में अलर्ट जारी किया गया है। अगले 18 से 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। कर्नाटक की बात कर लें तो भारी बारिश का अलर्ट यहां पर भी है, जैसे चिकमंगलूर, दक्षिण कन्नड़, कोडागु, शिमोगा, उडुपी और उत्तर कन्नड़ में भारी बारिश की आशंका है। यहाँ पर गरज और चमक के साथ बौछारें संभव हैं। और नागालैंड की अगर बात कर लें तो भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर भी है। जी, दीमापुर है, किफिरे है, कोहिमा है, लोंगलेंग है, मोको कचुंग है, मून पेरेक, फेंग, तुनसियांग, वोखा और जुन हेबोटो में बारिश की संभावना है। अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की यहाँ पर आशंका जताई गई है और इसलिए हम आपको बारी बारी से अलर्ट कर रहे हैं कि आप अगर इन जिलों में रहते हैं
और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात आप तक नहीं पहुंची है तो आप एनडीटीवी देखकर समझ जाइए कि आपके जिले में भारी बारिश की संभावना है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केरल में अपनी मांग के साथ सड़क पर उतरे छात्रों की आज पुलिस से भिड़ंत हो गई। छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं थे और पुलिस उन्हें आगे जाने से रोक रही थी। फिर क्या था, कुछ देर के लिए तिरुवनंतपुरम का सचिवालय इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। कई छात्रों को इसमें हिरासत में भी लिया गया। देखिए रिपोर्ट। सड़क पर उतरे छात्र, चाहिए शिक्षा में सुधार। छात्र पुलिस में खींचतान। केंद्र सरकार ने स्कूलों के विकास और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पीएम श्री योजना लॉन्च की थी। छात्र केरल सरकार से इस योजना को जमीन पर उतारने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग के साथ आज एबीवीपी के बैनर तले सचिवालय तक मार्च निकाला गया, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को खूब मशक्कत करनी पड़ी। छात्र सड़कों पर लेट गए तो उन्हें टांग कर गाड़ियों पर लादा गया। छात्र सरकार से केरल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के लिए ईयरबैग नियमों को भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं ताकि छात्रों को नुकसान ना हो। छात्रों का मार्च जब तिरुवनंतपुरम सचिवालय के करीब पहुंच गया तो पुलिस ने उन्हें घेर लिया और एबीवीपी के राज्य सचिव सहित कई छात्रों को हिरासत में लिया। छात्रों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर समय रहते उनकी मांग नहीं मानी गई तो राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा। और वही देखिए, भीषण गर्मी के बीच घरों में आपको बता दें एसी और कूलर लगातार चल कर हाँफ जा रहे हैं। जी हां, ज्यादा लोड की वजह से कई इलाकों में बिजली भी खूब कटौती हो रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में भी बार बार बिजली जाने से लोग परेशान हैं। बिजली विभाग के लोग नाराज हैं। दो युवकों ने अपनी नाराजगी बिजली विभाग पर कैसे निकाली, इस रिपोर्ट में देखिए। बहुत इत्मीनान के साथ एक शख्स ने पहले टेबल पर पेट्रोल छिड़का, उसके बाद दूसरे युवक ने माचिस जलाई और बिजली ऑफिस के टेबल को आग के हवाले कर दिया। चंद सेकंड के अंदर टेबल को आग ने अपनी आगोश में ले लिया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। महाराष्ट्र के अमरावती से आया ये वीडियो सबको हैरान कर रहा है। इसके बाद से पिछले कई दिनों से बार बार बिजली कट रही है। बढ़ती गर्मी से लोग बेहाल हो रहे हैं और इसी बेहाली में दो युवकों ने बिजली उपकेंद्र को ही आग के हवाले करने का फैसला ले लिया। बताया जा रहा है कि टेबल पर आग लगाने के बाद युवकों ने दफ्तर के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की है। अमरावती के ग्रामीण इलाकों में बार बार बिजली कटने से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस समस्या के निदान के लिए जूनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन बंद मिला। घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज हो चुकी है और पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। और अब बात राजा रघुवंशी हत्याकांड की। उसकी हत्या कैसे हुई, उस वक्त वहां कितने कातिल थे, वो कहां पर खड़े थे और हमले के वक्त सोनम कहां थी, राजा पर सबसे पहले किसने हमला किया था। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए पुलिस सोनम रघुवंशी सहित 3 आरोपियों को लेकर घटनास्थल पहुंची। शिलांग की पुलिस और हत्या के पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। बारिश के बीच मेघालय पुलिस आज शिलांग के सोहरा इलाके के सवाडोंग वाटरफॉल्स पहुंची। पुलिस के साथ सोनम रघुवंशी, विशाल चौहान और आकाश राजपूत थे। पुलिस को यह जानना था कि हत्या की समय सीमा क्या थी, इसकी रूपरेखा क्या थी, लिहाजा पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। 23 मई को दोपहर 2:18 के बीच राजा की हत्या की गई थी। राजा की हत्या करने के बाद उसे खाई में फेंक दिया गया था। पुलिस इन तीनों को लेकर खाई वाली जगह पर भी गई। एसआईटी जानना चाहती है कि राजा की हत्या कैसे और कहां हुई। पुलिस ने आरोपियों के बयानों को सत्यापित करने के लिए उनके बताए हुए रास्तों पर गई। टीम ने हथियार और शव को ठिकाने लगाने की प्रक्रिया का मिलान किया। चश्मदीदों के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या की पूरी टाइमलाइन समझने की कोशिश की और गवाहों के बयान से इसका मिलान किया। और इस बीच देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे के 6 दिन बीत चुके हैं और रोज नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से एक नया वीडियो सामने आ गया है। कौन सा है ये वीडियो, हादसे के वक्त खौफ का मंजर किस कदर था, लेटेस्ट वीडियो में आपको साफ साफ नजर आएगा। देखिए 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। इन दो तस्वीरों को देखिए, एक तरफ एयर इंडिया का विमान आग का गोला बन गया, तो दूसरी तस्वीर उस खौफ की है जो 12 जून के हादसे के बाद हुई। मेडिकल कॉलेज छात्र हॉस्टल से बाहर कूदते नजर आए।
12 जून 2025 को जैसे ही एयर इंडिया का विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। प्लेन में विस्फोट के बाद हॉस्टल के छात्रों को कुछ नहीं सूझा तो वो हॉस्टल की बालकनी से बाहर कूदने लगे। ये दिल दहलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अपनी जान बचाने के लिए इस इमारत से कूदते हुए सिर्फ छात्र ही नहीं, हॉस्टल के कर्मचारी भी नजर आ रहे हैं। प्लेन हादसे में बचे एकमात्र व्यक्ति रमेश विश्वास का एक नया वीडियो सोमवार को आया था। जब प्लेन आग के गोले में तब्दील हुआ तो रमेश वहां से निकलते हुए नजर आए। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद हर एविएशन कंपनी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। विमान में तकनीकी खराबी की भी कई खबरें सामने आ रही हैं। तो दूसरी तरफ इंडिगो की फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। आखिर इस यात्री विमान की क्यों करार दी गई इमरजेंसी लैंडिंग, देखिए रिपोर्ट। नागपुर के रनवे पर खड़े इस इंडिगो विमान को किसी तकनीकी खराबी की वजह से लैंडिंग नहीं कराई गई, बल्कि एक बम की धमकी के बाद विमान को आपात हालत में नागपुर में लैंडिंग कराई गई। इंडिगो की फ्लाइट 6E2706 विमान में बम की धमकी किसने दी? दरअसल इंडिगो का यह विमान कोची से दिल्ली जा रहा था। विमान हवा में उड़ान भर रहा था, तभी विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पायलट ने कोई गलती नहीं की और पूरी समझदारी दिखाते हुए विमान को सीधे नागपुर में लैंड करा दिया। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फ्लाइट की लैंडिंग के बाद मौके पर बम स्क्वाड की टीम पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इसकी भी जांच की जा रही है कि विमान को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला कौन है। हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस सक्रिय रूप से धमकी के स्रोत का जांच कर रही है। तो आपको अपनी रिपोर्ट ये दिखा दी। अब जरा और आगे आपको खबरें हम पहुंचा दें, क्योंकि अब हम बात कर लेते हैं जरा गोल्ड की। जी हां, सोने का शौक किसे नहीं होता, लेकिन सोने की कीमत आम लोगों की पहुंच से दूर हो रहा है धीरे धीरे। गोल्ड की कीमत लगातार आसमान पर है। सोने का भाव 1 लाख रुपए के पार होने जा रहा है या हो चुका है। यानी 22 कैरेट का सोना अगर आपको लेना है तो 1 लाख रुपए से ऊपर देने होंगे। सोने की चिड़िया कहे जाने वाला भारत अभी भी सोने की चिड़िया है। आपको जानना चाहिए कि दुनिया के टॉप 10 देश कौन से हैं जिनके पास सबसे ज्यादा गोल्ड की होल्डिंग है। तो हम आपके सामने ये डिटेल रख देते हैं। देखिए, अमेरिका 8,133 टन सोना इसके पास है देश के तौर पर। जबकि जर्मनी की बात कर लें तो 3,351 टन यहां पर मौजूद है। लेकिन फासला देखिए, लगभग 5,000 के आसपास फर्क है अमेरिका और जर्मनी के बीच। और इटली की बात कर ले तो 2,451 टन यानी कि 2,451 टन सोना है। और फ्रांस 2,437 टन सोने के साथ बैठा हुआ है। और 5वें नंबर पर है रूस, 2,332 टन सोना रूस के पास। जबकि चीन में 2,279 टन सोने की मौजूदगी है। स्विट्जरलैंड की बात कर ले तो 1,039 टन सोना स्विट्जरलैंड के पास है। और वहीं जापान की बात कर लें तो 845 टन सोना जापान के अंदर मौजूद है। नीदरलैंड की बात करें तो 612 टन सोने का भंडार इस देश के पास है। और जबकि पोलैंड में 448 टन सोने की मौजूदगी है। सभी टॉप 10 देशों के होल्डिंग को जोड़ा जाए तो कुल 23,927 टन सोना बनता है। ये तो बात कर ली हमने गोल्ड की, सोने की। न्यूज हेडक्वार्टर में बढ़ लेते हैं आगे जल्दी से, और अगली खबर हम आपको दे देते हैं कहां से, हरियाणा से। क्योंकि हरियाणा की मॉडल शीतल और सुनील का एक नया वीडियो सामने आ गया है, जिसमें सुनील उसे जबरदस्ती कार में बिठाता हुआ नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इसी के बाद सुनील ने शीतल की हत्या कर दी। सुनील अब पुलिस की गिरफ्त में है और 60 सेकंड में आपको ये पूरी कहानी समझाते हैं। 14 जून की रात शीतल ने अपनी बहन नेहा को वीडियो कॉल के जरिए बताया था कि सुनील उसके साथ है और जबरदस्ती उसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। जो वीडियो सामने आया है उसमें शीतल और सुनील साथ दिख रहे हैं। सुनील शीतल को कार की तरफ ले जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शीतल उस वक्त किसी को फोन कर रही थी, जिससे सुनील नाराज था और इसी नाराजगी में सुनील ने शीतल का कत्ल कर दिया। 16 जून को शीतल का शव सोनीपत के पास रिलायंस नहर में मिला। शीतल की गला रेत कर बेरहमी से हत्या की गई थी। पानीपत के एक अस्पताल में भर्ती मिला सुनील।
हमें सूचना मिली सोनीपत पुलिस से कि यहाँ पर हमें एक डेड बॉडी मिली है, तो उसके ऊपर जो टैटू के निशान थे, जो भी बॉडी पर कुछ निशान थे, जो मार्क्स होते हैं, तो परिवार को बताया तो परिवार ने कहा कि ये लगता है कि शीतल की ही बॉडी है। पुलिस ने सुनील को पानीपत के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया है। सुनील ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में शीतल एक उभरता चेहरा थी। सुनील से उसकी 5-6 साल पुरानी दोस्ती थी। सुनील शादीशुदा था। क्या आपने कभी सुना या देखा है कि अगर अपराधी जेल से छूट आए तो उसके स्वागत में पुलिस भी शामिल हुई? अगर नहीं देखा तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, चंडीगढ़ में एक अपराधी जेल से रिहा हुआ, छूटा, उसके बाद उसका जमकर सत्कार हुआ, स्वागत हुआ और उसकी शान में शहर भर में रैली निकाल दी गई। इस दौरान कहीं भी पुलिस नजर नहीं आई। चंडीगढ़ की सड़कों पर कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है। पुलिस को खुली चुनौती दी जा रही है। शहर में हुड़दंग रैली हो रही है। ये स्वागत एक अपराधी का है जो जेल से रिहा हुआ है। बुड़ैल जेल से रिहा हुए इस शख्स का नाम परमात्मा है, जिसकी रिहाई के बाद उसके समर्थकों ने बाइक रैली निकाली। ये रैली चंडीगढ़ के कई इलाकों से गुजरी। उसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया गया। रैली के दौरान बाइक चला रहे समर्थक बिना हेलमेट के नजर आए। कार की खिड़कियों से युवक झूमते हुए बाहर नजर आए। खुद परमात्मा उर्फ बतिस्टा खिड़की से बाहर निकलकर डांस करता दिख रहा है। हैरानी की बात है कि रैली के दौरान कहीं भी चंडीगढ़ पुलिस नजर नहीं आई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी नहीं मिली? वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का अभी तक कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है। और अब खबर पंजाब से, जहां पंजाब के लुधियाना में एक थार ड्राइवर की दबंगई ने सड़क पर हड़कंप मचा दिया है। यहां 2 लोगों को तेज रफ्तार गाड़ी को रोकना थोड़ा भारी पड़ गया, क्योंकि थार का ड्राइवर उनकी जान लेने के पीछे पड़ गया था और अपनी थार गाड़ी से दोनों को कुचलने की बार बार कोशिश करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए पूरी 1 मिनट में। माहौर सिंह नगर इलाके की गली नंबर 8 में जब लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे, तभी एक तेज रफ्तार थार ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इस थार ड्राइवर की हरकत ने न सिर्फ 2 लोगों को घायल कर दिया, बल्कि पूरे मोहल्ले में दहशत भी फैला दी। बताया जा रहा है कि घटना के चश्मदीद और दोनों पीड़ित गली के बाहर खड़े थे। तभी एक थार जीप तेज रफ्तार से वहां से गुजरी। उन्होंने थार को रुकवाकर ड्राइवर को धीमे चलने की सलाह दी, लेकिन ये सलाह उस थार ड्राइवर को रास नहीं आई और वो दोनों लोगों को ही थार से कुचलने की कोशिश करने लगा। जब आरोपी थार का ड्राइवर बार बार दोनों लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तभी स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद आरोपी थार का ड्राइवर वहां से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर थार गाड़ी के नंबर और आरोपी ड्राइवर की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। कर्ज न चुकाने का अंजाम क्या होता है, आपको यहां दिखेगा। देखिए, कर्ज ना चुका पाने के आरोप में कुछ महिलाओं ने एक महिला के साथ सारी हदें पार कर दी। उसे पेड़ से बांधकर बेरहमी के साथ जबरदस्त पिटाई की गई। और महिला के साथ हुआ बर्बरता का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में 2 महिला एक महिला को पेड़ की टहनियों से बांधकर उस पर थप्पड़ की बारिश करती नजर आईं। घटना कुप्पम मंडल के नारायणपुरम गांव की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला शिरीषा का पति कई साल पहले गांव की एक महिला से 80,000 रुपए उधार लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद से ही शिरीषा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। और इस बार तो पीड़िता के साथ क्रूरता की सारी हदें पार हो गई। आरोपी महिला ने एक दूसरी महिला के साथ मिलकर पीड़िता को सड़क पर घसीटा और फिर उसे पेड़ की टहनियों से बांधने के बाद उसे बेरहमी से पीटने लगी। पीड़ित महिला दबंग महिलाओं से जान की गुहार लगाती रही, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी और उस पर थप्पड़ बरसाती रहीं। महिला के साथ क्रूरता का ये वीडियो वायरल होने और पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं देखिए, कनाडा में G7 के नेताओं ने ऐलान किया है कि इजराइल को आत्मरक्षा करने का अधिकार है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ऑपरेशन राइजिंग लायन जारी रहेगा। बदले में ईरान ने कहा है कि ईरानी सेना इजराइल को कुचलती रहेगी।
पिछले 5 दिन से दोनों के बीच जंग लगातार जारी है। मिडिल ईस्ट के जंगी मुहाने पर यह अब तक का सबसे लेटेस्ट हमला है। इजराइल ने एक बार फिर से तेहरान को दहलाया है। वीडियो में हर तरफ धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तेहरान की एक सरकारी इमारत को निशाना बनाया गया है। इजराइल और ईरान के बीच पिछले 5 दिनों से विध्वंसक हमले जारी हैं। इजराइल ईरान के सरकारी मीडिया मुख्यालय को निशाना बना चुका है। ईरान ने तेल अवीव में भारी तबाही मचाई है। यहां लगातार बमबारी की जा रही है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि खामनेई की हत्या के बाद ही जंग खत्म होगी। इजराइल ने यह भी दावा किया कि हमले में ईरानी आर्मी चीफ और आयतुल्ला खामनेई के सबसे करीबी अली शादमानी की मौत हो गई है। उन्होंने 4 दिन पहले ही आर्मी के डिप्टी कमांडर की कमान संभाली थी, जिसके जवाब में ईरान ने आज सुबह तेल अवीव और हाइफा समेत इजराइल के कई शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। इजरायली हमले से ईरान में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और बिगड़ते हालात के बीच भारत सरकार भी बेहद चिंतित है। भारतीय छात्रों को ईरान से बाहर निकालने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, जबकि कई छात्रों को सेफ जगह पर पहुंचा भी दिया गया है। एक तरफ इजराइल ईरान के कई शहरों पर लगातार धमाके कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी जान बचाने के लिए ईरान की सड़कों पर हाहाकार मचा हुआ है। ईरान में भारतीय छात्रों को सेफ जगह पर पहुंचाने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने पूरी ताकत लगा दी है। आर्मेनिया के रास्ते भारत लौटे छात्र एमईए ने पुष्टि की है कि उरमिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे करीब 110 भारतीय छात्र आर्मेनिया की सीमा पार कर सुरक्षित निकाले गए हैं। इन छात्रों में करीब 90 छात्र जम्मू कश्मीर से हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने भी बयान जारी कर बताया। ये सभी छात्र अब आर्मेनिया से भारत के लिए उड़ान भरेंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। इजराइल और ईरान में जंग के कारण एयर स्पेस बंद होने की वजह से हवाई यात्रा अस्त व्यस्त हो गई है। ईरान का आसमान पूरी तरह से बंद है, जबकि इजराइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। तो देखिए, इजरायली हमलों में ईरान में त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग बचने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही है। अब आपको ये जानना चाहिए कि इजराइल के पास ऐसे 5 हथियार कौन से हैं जिसकी वजह से ये छिप रहे हैं लेकिन जगह नहीं मिल रही है, और इसके सामने ईरान कुछ कर भी नहीं पा रहा है। तो एक एक करके हम आपके सामने वो हथियार रखते हैं। नंबर 1, F-35I अधीर स्टील्थ फाइटर जेट। अमेरिका के F-35 लाइटनिंग का ये संस्करण है। ये स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर है। इसकी रेंज 2200 किलोमीटर है, यानी कि जिस एयरबेस से उड़ेगा उससे 2200 किलोमीटर दूर तक जाके मार कर सकता है। 8160 किलो तक हथियार ले जाने की इसके भीतर क्षमता है। और नंबर 2 है GBU-39B स्मॉल डायमीटर बम। ये 250 पाउंड का प्रोसीजन गाइडेड ग्लाइड है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर तक है। और इसकी ताकत देखिए आप कितने भी मोटे बंकर में छिपे हों, 3 फीट तक की मोटी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को ये भेद कर उसको ब्लास्ट कर सकता है। और इनकी सटीकता ने ईरान की सीमित हवाई रक्षा को बेकार कर दिया है। अब नंबर 3 पर जो सबसे घातक हथियारों में से एक है, जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल है। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 4800 से 6500 किलोमीटर है और 1000 से 1300 किलो पेलोड क्षमता अनुमानित है। 90 परमाणु हथियार ले जाने में यह सक्षम है। नंबर 4 पर कौन सा हथियार है जो ईरान की नींद उड़ाए हुए, स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल। ये वो मिसाइल है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है और ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड गाइडेड का उपयोग करती है। बालाकोट में भारत ने इसी मिसाइल का इस्तेमाल करके उसको भेद दिया था। बिल्कुल, देखिए जैसे गाड़ियों, हेलीकॉप्टर से या ड्रोन से लॉन्च हो सकते हैं। जबकि नंबर 5 हेरोन TP मानव रहित हवाई वाहन है। लंबी उड़ान अवधि वाला ड्रोन है और अधिकतम ऊंचाई 45,000 फीट और 30 घंटे से अधिक उड़ान की इसकी क्षमता है। 1000 किलो से ज्यादा का हथियार यानी कि पेलोड ले जा सकता है और ये इजराइल के वो हथियार हैं जिसके आगे ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है। इसके आगे ईरान की पूरी ताकत और पूरी फौज वो पस्त पड़ी हुई है। अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया है कि वहां अमन की राह में कोई आड़े नहीं आ सकता। कश्मीर का एक बार फिर से पर्यटकों का स्वागत करने के लिए वो तैयार है। 55 दिनों के लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर में 16 टूरिस्ट स्पॉट्स को फिर से खोल दिया गया है।
सरकार ने 22 अप्रैल को सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर के 40 से ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट्स को बंद कर दिया था, लेकिन अब सुरक्षा समीक्षा के बाद प्रशासन ने धीरे धीरे इन स्थलों को खोलने का फैसला लिया है। जिन 16 टूरिस्ट स्पॉट्स को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है, उनमें पहलगाम शहर के पार्क, अपने खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर बेताब वैली, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा संगम वेरीनाग गार्डन, झरनों और हरियाली से भरा पर्यटकों का पसंदीदा कोकरनाग गार्डन और मुगल कालीन शैली में बना अचाबल गार्डन शामिल है। मन में आ रही है भी यहाँ कुछ अलग से महसूस हो रहा है। पहले दिन आए जब यहाँ ये बेताब वैली को खोला गया, जी, पहला ही दिन हम लोग सोच के ही टिकट बनाए थे। हमारी जो सेना है ना, वो एकदम निडर है। अच्छा, बिल्कुल सेना के होते हुए हम सुरक्षित है। पहले चरण में पर्यटकों के लिए 16 स्पॉट्स को खोल दिया गया है और बाकी को भी चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। तो कश्मीर के नज़ारे वाकई में जन्नत की हकीकत बताते हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण में कई पिकनिक स्पॉट खुलने के साथ साथ यहाँ एडवेंचर एक्टिविटी भी शुरू हो गई है। पहलगाम हमले से लेकर अब तक एनडीटीवी की टीम पल पल की तस्वीरें आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रही है। इस पिकनिक स्पॉट्स को खोलने की नजीर मसूदी की ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारे संवाददाता हैं, हमारे सहयोगी, उन्होंने भेजी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में टूरिस्ट स्पॉट खुलने के साथ साथ यहाँ एडवेंचर एक्टिविटी भी शुरू हो चुके हैं। मैं यहाँ जिप लाइन साइकिलिंग कर रहा हूँ, यानी जिसे स्काई साइकिलिंग भी बताते हैं, कहते हैं, और एक एडवेंचर एक्टिविटी है। बड़ा मज़ा आता है और बड़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, शुरू आने हुए हैं आज। कैसा है, यहाँ जिप लाइन साइकिलिंग करने जा रहे हैं? हाँ। इससे पहले कभी किया है? नहीं किया है। बिल्कुल, बड़ा बहुत आराम से हो रहा है। मैंने भी की। बेताब वैली में यहाँ फिल्में बनी और बजरंगी भाईजान की भी शूटिंग हुई, लेकिन ये मज़ा कहाँ, तब तो ये जिप लाइन साइकिलिंग थी नहीं, जिप राइड भी नहीं था। तो कुछ अलग ही अनुभव है इसका कि न सिर्फ टूरिस्ट साइट्स खुली हैं, बल्कि टूरिस्ट साइट्स के साथ साथ ये मज़ा, ये हवाएं, और इनमें आप हवा में सचमुच में साइकिलिंग करते हैं तो इसका कुछ और ही अनुभव है। देखिए, पवित्र जगहों पर भी कुछ लोग बाज नहीं आते जूतम पैजार से। बिल्कुल, पुलिस और कानून छोड़ दीजिए, उन्हें ऊपर वाले का भी खौफ नहीं। और खौफ बिल्कुल किसी का नहीं। उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ स्थल केदारनाथ धाम से ऐसा ही चौंकाने वाला नजारा आया है, जब कुछ युवकों ने दबंगई दिखाते हुए एक युवक को बेरहमी से पीट दिया। केदारनाथ धाम में यात्री के साथ हुई इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ दबंग एक युवक की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। युवक के साथ मारपीट की यह घटना केदारनाथ की टेंट कॉलोनी में हुई, जहां किसी बात को लेकर युवक का कुछ लड़कों से विवाद हो गया, जिसके बाद दबंगों ने युवक की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। युवक के साथ मारपीट का जो वीडियो सामने आया, उसमें दबंग लड़के युवक को दौड़ा दौड़ाकर पीटते हुए नजर आए। दबंगों से अपनी जान बचाने के लिए भागता युवक सड़क पर गिर गया, जिसके बाद दबंगों ने उस पर लात, घूंसे और डंडे बरसाना शुरू कर दिए। इस दौरान युवक दबंगों से अपनी जान बचाने की भीख मांगता रहा, लेकिन उनके सिर पर जैसे खून सवार हो, वो लगातार युवक पर लात, घूंसे बरसाते रहे। बीच सड़क पर काफी देर तक युवक के साथ मारपीट करने के बाद आरोपी लड़के फरार हो गए। युवक से मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और अपनी जांच शुरू कर दी। बात कर लेते हैं केरल की। केरल के त्रिशूर जिले में भीषण अग्निकांड हुआ है। यहाँ एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। और देखिए, फैक्ट्री में ये जो आग लगी इतनी भयावह थी, तेजी के साथ ये फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और कुछ ही पलों से में सब कुछ जलकर राख हो गया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। और पेंट फैक्ट्री में लगी इस भीषण आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद एक फैक्ट्री धू-धू कर जलती दिखाई दी। ये भीषण आग हादसा त्रिशूर जिले में सुबह करीब 8:30 बजे हुआ, जहां अचानक पेंट की फैक्ट्री से धुआं निकलने लगा और फिर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थी। इस भीषण आग को बुझाने के लिए कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फैक्ट्री में पेंट और थिनर जैसे ज्वलनशील पदार्थ होने की वजह से लगी आग और तेजी से भड़की और देखते ही देखते फैक्ट्री के आसपास के इलाके भी इसकी चपेट में आ गए। फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले कि फायर की टीम वहां पहुंचती,
स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और आग बुझाने की कोशिश में नजर आए। फायर टीम के मौके पर पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से इस भीषण आग पर काबू पाया जाता तब तक फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। और अब बात मोबाइल फोन की, क्योंकि मोबाइल फोन आज हमारी और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अगर ये फोन चोरी हो जाए या खो जाए तो बहुत दुख होता है। लेकिन कानपुर पुलिस ने ऐसे दुखी लोगों को खुश होने का मौका दे दिया जब पुलिस ने 22 लाख रुपए से ज्यादा के मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंप दिए। इस रिपोर्ट में देखिए। हर हाथों में मोबाइल फोन, हर चेहरे पर मुस्कुराहट, हर चेहरे खिले खिले। यहाँ ना तो किसी मोबाइल फोन की प्रदर्शनी लगी है, ना ही किसी को फोन गिफ्ट दिया जा रहा है, बल्कि कानपुर पुलिस ने सैकड़ों मोबाइल फोन को खोज निकाला जिनकी कीमत 22 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। जाहिर तौर पर अगर खोया फोन हाथ में आ जाए तो खुशी कैसे मिलती है, फोन मालिकों से सुनिए। फोन मिल गया सर, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बेटे को कैश में दिलाया था, दिवाली में रो रहा था बेटा बहुत, तो अभी तो पुलिस पे यकीन नहीं था, लेकिन अब लग रहा है हाँ पुलिस हेल्प करती है। अच्छा काम किया है, लग नहीं रहा था मिलेगा दोबारा। कानपुर पुलिस ने 100 फोन कब्जे में लिए हैं, लेकिन इसे खोजने के लिए तकनीक का खूब इस्तेमाल किया। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस का अपराधियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। ताजा मामला यूपी के बहराइच और बांदा का है। यहां पुलिस और बदमाशों के बीच 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई। इसके बाद यूपी पुलिस ने कई शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यूपी पुलिस ने बहराइच और बांदा जिले में मुठभेड़ के दौरान शातिर बदमाशों के पैर में गोली मारी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बहराइच में कैसरगंज हुजूरपुर रोड पर पुलिस को 3 बदमाशों की जानकारी मिली थी। पुलिस टीम ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़ा गया बदमाश कुछ दिन पहले हुई व्यापारी के साथ लूट की वारदात में शामिल था। घायल बदमाश को इलाज के लिए पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि उसके फरार बाकी 2 साथियों की तलाश जारी है। वहीं बांदा के कोतवाली थाना इलाके में ई रिक्शा चोरी की घटनाओं की शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना के बाद बदमाशों को घेर लिया, जिसके बाद शुरू हुई मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इस मुठभेड़ के दौरान भी एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुआ। गिरफ्तार बदमाशों के पास से चोरी की ई रिक्शा और कई चोरी की गई बैटरियां बरामद हुई हैं। और अब बात करते हैं ऐसी खबर की जो बिहार की राजनीति से भी जुड़ी हुई है और ग्लैमर की दुनिया से भी। देखिए, भोजपुर के बड़हरा सीट से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं विशाल प्रशांत सिंह, उनकी जीवन संगिनी ऐश्वर्या राज ने मिसेज बिहार 2025 का खिताब जीतकर सुर्खियां बटोर ली है। राजधानी पटना में हुई इस सौंदर्य प्रतियोगिता में बिहार के अलग अलग जिलों से कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, लेकिन ऐश्वर्या राज का आत्मविश्वास और व्यक्तित्व सबसे अलग रहा। पारंपरिक परिधान में बिहार के सांस्कृतिक गरिमा को पेश करते हुए उन्होंने मंच पर सबको प्रभावित किया। प्रतियोगिता के सवाल जवाब के दौर में ऐश्वर्या ने महिलाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता और समाज में उनके बदलते रोल पर खुलकर बातचीत की। उनके जवाब ने न सिर्फ निर्णायकों बल्कि दर्शकों का भी दिल जीत लिया। बाइक्स की शौकीन ऐश्वर्या राज के पति विशाल प्रताप सिंह भोजपुर की जहां बड़हरा सीट से बीजेपी विधायक हैं और पत्नी के मिसेज बिहार बनने से गदगद हैं। भोजपुर के स्थानीय लोग इसे न सिर्फ ऐश्वर्या की व्यक्तिगत जीत बल्कि पूरे जिले के लिए गर्व का पल मान रहे हैं। मिसेज बिहार 2025 का ताज जीतने वाली ऐश्वर्या राज अब न सिर्फ भोजपुर बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व का प्रतीक बन गई हैं। और ऐश्वर्या राज के मिसेस बिहार का जो खिताब जीतने के बाद एनडीटीवी ने उनसे बातचीत की है। ये आपको सुनाते हैं कि बीजेपी विधायक विशाल सिंह की पत्नी से मिसेज बिहार बनने के बाद एनडीटीवी संवाददाता शिवम कुमार के साथ कैसे अपनी खुशी का इजहार किया है। तरारी से बीजेपी के विधायक विशाल प्रशांत की पत्नी ऐश्वर्या राज ने मिसेस बिहार का खिताब जीता है और खुद हमारे साथ ऐश्वर्या राज इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैम आपको बहुत बहुत बधाई है। नमस्ते, थैंक यू सो मच।
कभी आपने सोचा था कि आप मिसेस बिहार बनेंगी? नहीं, ऐसा सोचा तो नहीं था, बट शौक था कि कभी कुछ ऐसा अचीव करूं जो प्रेरणादायी हो। कहाँ से आपको प्रेरणा मिला मॉडलिंग का? जी, मैंने स्पेसिफिक सिर्फ मॉडलिंग के बारे में नहीं सोचा था। जैसा कि सब लोग जान भी रहे हैं, मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि मैं स्पोर्ट्स प्लेयर थी, तो मैं स्पोर्ट्स के लिए भी काफ़ी इंथुजियास्टिक थी। बट आफ्टर मैरिज अब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला पेजेंट्री में पार्टिसिपेट करने का, तो फिर मैंने इसी को एक मौका समझकर इसी में नाम हासिल करने की कोशिश की। हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट था बच्चे के साथ, फैमिली के साथ चीज़ों को लेके आगे बढ़ना, बट हमें काफ़ी कुछ सिखाया गया। वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग चला 1 वीक का, जिसमें हमें कैट वॉक्स और कुछ सेशंस दिए गए, तो वो हमने सीखा है। तो मेहनत यहाँ लगी थी काफ़ी, क्योंकि ये फुल डे ही लग जाता था इसमें। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, राज्य का सियासी पारा भी चढ़ रहा है। कुछ ऐसा ही राजधानी पटना में उस वक्त देखने को मिला जब सड़कों पर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ पोस्टर्स लगे दिखाई दिए। पटना की सियासी फिजा इन दिनों गर्म है और इसकी वजह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, जिसे लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को टारगेट किया गया है। राजधानी पटना की सड़कों पर कई जगह ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं जिनमें लालू यादव और तेजस्वी यादव से माफी मांगने की मांग की गई है। पोस्टर्स में बीच में लालू यादव की तस्वीर है और उनके पैरों के ठीक पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर रखी दिखाई गई है। पोस्टर पर सबसे ऊपर लिखा है बाबा साहेब का किया अपमान और लालू यादव की फोटो के ठीक नीचे लिखा है 7 दिन हो गए, लालू तेजस्वी माफी कब मांगेंगे। इसके साथ ही पोस्टर में एक QR कोड भी लगाया गया है जिससे आरजेडी पर दलित विरोधी होने के आरोपों की जानकारी लेने का दावा किया गया है। बताया जा रहा है लालू यादव के खिलाफ ये पोस्टर बिहार बीजेपी ने लगवाया है। हालांकि पोस्टर पर कहीं भी बीजेपी या उसके नेता के नाम का जिक्र नहीं है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी के लिए राज्य की सभी पार्टियां दलित कार्ड खेल रहे हैं और एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। और इस बीच कमल हासन के लिए रात की खबर है। करीब 1 महीने तक विवादों और विरोधों के बाद अब उनकी फिल्म ठग लाइव कर्नाटक में रिलीज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार को रिलीज पर लगे बैन को लेकर नोटिस जारी किया और उसके सुझाव की भी निंदा की। रिपोर्ट देखिए। 5 जून को रिलीज हुई कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ बॉक्स ऑफिस पर 12 दिनों में महज 46 करोड़ 84 लाख रुपए का कलेक्शन ही कर पाई है। लेकिन इस बीच फिल्म को एक बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक में बैन हुई ठग लाइफ को रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दिखा दी है। वहीं राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य में कानून का राज होना चाहिए। कोई भीड़ या गुंडे ये तय नहीं कर सकते कि सिनेमाघरों में क्या दिखेगा। अगर फिल्म को CBFC से सर्टिफिकेट मिल चुका है तो इसे रिलीज होने से नहीं रोका जा सकता। साथ ही सरकार राज्य में फिल्म की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करे। ये विवाद तब शुरू हुआ जब कमल हासन ने ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च के मौके पर कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से जन्मी है। इस बयान से कर्नाटक में भारी विरोध हुआ, जिसके बाद फिल्म की रिलीज पर कर्नाटक में रोक लगा दी गई। हालांकि कमल हासन ने अपनी सफाई देते हुए कहा था कि उनके बयान को गलत समझा गया है। चलिए आज इसी खबर के साथ न्यूज हेडक्वार्टर में इतना ही। विकास भदौरिया और मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत।